हेलो दोस्तों, मैं रत्नेश स्वागत करता हूं आप सभी का आरडीवी क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन जमकर कर रहे होंगे। जैसा आपको पता है कि एग्जाम की डेट बहुत ही पास आ गई है, तो सभी अब अपना प्रैक्टिस सेशन चालू कर दिए होंगे और मॉक टेस्ट, जो स्टूडेंट मॉक टेस्ट से अपना स्कोर या आपने कितनी प्रिपरेशन की है उससे पता कर सकते हैं कि अभी मेरी तैयारी कितनी हुई है। जो भी बच गया होगा अभी, कुल मिलाकर आपको क्या ज़रूरी है, एक शानदार मॉक टेस्ट की जो जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने होगा। क्योंकि मॉक टेस्ट वो चीज़ होती है जो आपकी कितनी भी प्रिपरेशन रही होगी उसका अंदाज़ा बता देती है कि आपने कितना तैयार किया होगा। इसलिए मैं सिर्फ मैथ के लिए आपको लेके आया हूँ, जो रहेगा आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेशन। उसके बारे में मैं बात करूँगा। जैसे कि आपको मेरी पहली क्लास, इसके पहले जो क्लास हुई थी उसमें भी आपको दिख गया होगा कि शानदार क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वही क्वेश्चन मैं करा रहा था, और किस तरह से स्लाइड में क्वेश्चन पूछे गए थे वही सब क्वेश्चन थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। पहले मैं होमवर्क कराऊंगा आपको, होमवर्क के बाद मैं शानदार क्वेश्चन की साथ शुरुआत करूंगा इस क्लास की। तो आइए बात करते हैं। जो मैंने होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में दिया गया था कि एक नाव धारा के साथ तथा धारा के विपरीत कुल 8 किलोमीटर 3 घंटे में जाती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की चाल कितनी रही होगी। काफ़ी स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या सही था, कैसे इसको क्वेश्चन को लगाया गया था। आपके 2 पॉइंट्स थे। 2 पॉइंट्स कौन कौन थे मैं मानता हूँ, ए और बी। ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, ए और बी यहाँ पर 2 पॉइंट थे और यहाँ पर कोई धारा, मतलब ये इनकी टोटल दूरी कितनी थी, 4। मतलब 4 जा रहा था, 4 तो 4 किलोमीटर रही होगी दूरी इनकी। ठीक है, और यहाँ पर इसको ट्रेवल करने में यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम क्या लग रहा था, 3 आवर लग रहा था। तो आपको पता होगा जब भी कोई नाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर फिर वापस आती है तो उसके लिए एक टोटल टाइम जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, 2dx/x² - y² के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर आपको दे दिया गया है और क्वेश्चन में दिया क्या गया था, मेरा दिया गया था कि धारा की चाल। तो ये y क्या होती है, धारा की चाल होती है, x क्या होती है, मेरी नाव की चाल हो जाती है। तो यहाँ से t का टोटल टाइम कितना दिया था, 3 आवर दे दिया था, इक्वल टू 2। और d का मान कितना, क्योंकि उसने यहाँ पर d मतलब ओवरऑल जाके वापस लौटा था 8 किलोमीटर, तो एक दूरी कितनी रही होगी, 4 हो रही होगी, और x का मान x ही रखेंगे। अब मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर x² और ये y का मान 1 किलोमीटर दे दिया तो 1 का स्क्वायर कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8। यहाँ पर आ जाएगा 3 × x² - 1 = 8x। इसको तोड़ेंगे ब्रैकेट को, कितना आ जाएगा, 3x² - 3 = 8x। आप चाहते थे यहाँ पर बाई ऑप्शन कर सकते थे रख करके, लेकिन मैं पूरा तोड़ दिया हूँ। कितना जाएगा, 3x² - 8x और -3 = 0। अब देखो इसका एक व्यंजक आएगा, 3 3 का 9। इसका मतलब क्या है, 9 और 1 का गुणनखंड आएगा। यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, 9 और 1 का गुणनखंड आएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक सेकंड थोड़ा गीला हो गया है। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई कि 3x² - 8x और -3 = 0। तो इसको करेंगे कितना आ जाएगा, 3x² - 9x + 1x और 3। यहाँ से मैं 3x कॉमन लूंगा तो कितना आ जाएगा, 3x - 3 और यहाँ पर क्या +1 कॉमन लूंगा तो x - 3, सॉरी 3x नहीं होगा x हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया कि 3x + 1 और क्या आ जाएगा x - 3। तो मेरे पास 2 वैल्यू आएंगी x की, एक क्या आएगी -1/3 और एक आएगी 3। तो ये तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, तो मेरे पास x का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स का आंसर कौन सा था, 3 किलोमीटर/आवर, वो स्टूडेंट बिल्कुल सही किए थे। बाकी आपको यहाँ तक सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी। आप कहाँ पे कर लेते, आप यहाँ पर बाय ऑप्शन रख कर सॉल्व कर लेते। ठीक है, चलिए इसी का चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, जो मेरा सेकंड वाला होमवर्क वाला क्वेश्चन था, बोला गया था इसमें, क्वेश्चन में दिया गया था कि एक्स वाई जेड, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण एक्स क्या 90 डिग्री है और एक्स वाई की भुजा कितनी दी, 6 सेंटीमीटर और वाई जेड की 10 सेंटीमीटर दे दी गई थी। और बोला था इसमें कि त्रिभुज एक्स वाई जेड के अंतःवृत्त का केंद्र सी है। तो कह रहा अतः वृत्त द्वारा घिरे क्षेत्रफल के अतिरिक्त भाग का क्षेत्रफल कितना होगा।
तो इसका ऑप्शन इसका कैसे लगाएंगे, देखिए कैसे लगाना है। मेरे पास एक्स वाई जेड, ये मेरे पास दे दिया था एक्स वाई जेड, और इसमें बोला था क्या मेरा एक्स जो है 90 डिग्री है, ऐसा हमको त्रिभुज दे दिया था, और बोला था एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे दी गई 6, और वाई जेड की वैल्यू कितनी दे दी गई थी 10, ठीक है 10। तो वाई जेड की वैल्यू आपको देखते ही पता चल गया होगा कि तीनों 888 है, इसका मतलब जेड एक्स की वैल्यू कितनी निकल आएगी 6, 8 क्या होता है 888 होते हैं। यहाँ से आपको पता चल गया कितना, इसकी वैल्यू 8 पता चल गई। अब बोला है कि इस टोटल एरिया, अब इसमें कह रहा था एक सेंटर है मेरा और यह क्या है, यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है ऐसे, ठीक है। अभी इसका एरिया पूछा था, जो त्रिभुज के शेष भाग का बचा रहा था, तो उसका एरिया, इसका बोला था सेंटर सी है, इसका जब एरिया निकालूंगा टोटल एरिया क्या निकल के आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2 गुणे 8 गुणे 6, ठीक है। यहाँ से 2 के 2 कितना आ जाएगा 24, मेरा क्या आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, मेरा एरिया आ गया टोटल ओवरऑल। अब आपको एक पता होगा रिलेशन क्या, कि जो मेरी अंतःकेंद्र की त्रिज्या होती है, ये चीज अंतःकेंद्र की जो त्रिज्या होती है, ये क्षेत्रफल और क्या होता है इसके परिमाप के परिमाप के इस बटे अनुपात के बराबर होती है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा आर क्या निकाल देंगे हम, यहाँ से आर निकाल देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल ये क्षेत्रफल कितना आ गया था 24 आ गया था, और ये अर्ध परिमाप कैसे निकाला जाता है, तीनों भुजाओं को जोड़ लिया जाता है, कितना ये और ये तीनों को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 + 8 + 10/2, तो कितना आ जाएगा 8 से 14 24 मतलब 12, ठीक है। तो मेरे पास आर का मान कहाँ से निकल आएगा 12, इसका मतलब आर कितने रहा होगा 2 रहा होगा। अब देखो बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटा वाला क्षेत्रफल निकालेंगे, बड़े वाले क्षेत्रफल की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई थी, और इसमें से क्या निकालना है पाई आर स्क्वायर निकालना है। तो पाई का मान ये तो 24 रहेगा, पाई आर स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 4 पाई हो जाएगा, ठीक है 4 पाई हो जाएगा। तो ऑप्शन में कौन सा है, देखो 2 की वैल्यू कहूंगा 2 दूना 4, तो मेरे पास ऑप्शन में कौन कौन से है, देखो ये ऑप्शन कहीं आ रहा है, हाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। एक बार फिर से समझाता हूँ, इस टोटल एरिया में से इस सर्किल का एरिया जब निकालेंगे, जो एरिया बचा था वही पूछ रहा था, तो मैंने पूरा ओवरऑल एरिया निकाला इस त्रिभुज का, कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब आपको पता होगा जब कोई अंतःकेंद्र पे त्रिज्या बनती हो आर कितने क्षेत्रफल और उसके अर्ध परिमाप के अनुपात के बराबर होती है, तो मैंने यहाँ पे मैंने इसका मान रखा, अर्ध परिमाप का मान निकाला तो 12 आ गया, तो इससे त्रिज्या निकल कितनी आएगी 2 सेंटीमीटर आ गई। अब यहाँ से मैंने दोनों का अंतर देखा, जो ये भाग का क्षेत्रफल था निकाला तो कितना आ गया 24 - 4 पाई, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जिन स्टूडेंट का बी वाला ऑप्शन सही था वो सही किए थे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपको पूरे सेट में, आपको सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं मिलेंगे, कुछ सरल मिलेंगे कुछ हार्ड मिलेंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, यदि समीकरण कितना दिया 14x + 8y + 5 = 0 और 21x - ky - 7 = 0 है, 0 का कोई हल संभव नहीं है, तो x का मान क्या होगा। जब कोई भी मान संभव नहीं होता, ये समीकरण आपको दे दिया था, तो कौन कौन सा 14x + 8y और क्या दिया है +5 = 0, एक समीकरण ये दे दिया था आपका, और दूसरा दे दिया था 21x - ky और क्या -7 = 0। अब बोला है कि इसका कोई भी हल संभव नहीं है। जब कोई भी हल संभव नहीं होगा तो एक आपको क्या होता है, एक रिलेशन पता होगा x/x2 = y1/y2 डायरेक्टली। जब भी कोई हल संभव नहीं होता तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। क्यों बराबर हो जाते हैं, क्योंकि कोई मान जब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। तो यहाँ से मेरा कितना हो जाएगा ये 14/21, और ये बराबर y का मान कितना 8 और y2 का मान कितना -k है, ठीक है। यहाँ से चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 7 दूनी 14 7 3 21, 2 1 के 2 2 चौक 8, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से k का मान क्या आ जाएगा, k का मान आ जाएगा -12, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जब भी किसी इक्वेशन, 2 इक्वेशन दिए रहे उनका जब अस्तित्व नहीं होता है तो क्या हो जाते हैं x1/x2 y1/y2 हमेशा बराबर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है कि एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की माप 10 सेंटीमीटर है और सबसे छोटी जीवा की माप 4 सेंटीमीटर है। बोला है वृत्त की त्रिज्या बताइए। अब देखो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था,
सिर्फ आपको वृत्त की त्रिज्या ही पूछ लिया था, इसमें लगाना कुछ नहीं है, फालतू का छोटी जीवा दे दिया है कि क्या दिया है आपको, दे दिया है एक वृत्त है, ये आपका सर्किल है, ठीक है, और बोला है कि इसकी सबसे बड़ी जीवा क्या होती है किसी वृत्त की, खुद ही उसका व्यास होता है, ठीक है, खुद ही उसका व्यास होता है, और यहीं से पूछ लिया था, और एक छोटी सी कोई दे दिया था 4 सेंटीमीटर, ये कितना, ये 4 सेंटीमीटर दे दिया था, और दूसरा ये 10 सेंटीमीटर दे दिया था, 10 सेंटीमीटर बोला सबसे बड़ी जीवा। तो आपको अगर पता नहीं होगा सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, हमारा खुद व्यास ही होता है, और सबसे अब क्या बोला था वृत्त की त्रिज्या, तो आपको पता होगी जो वृत्त आर होती है वो इसका आधा होता है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 10/2, कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ओनली 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको ही 4 सेंटीमीटर फालतू का दिया था, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं था, सिर्फ तुमको भटका रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला कि tan थीटा इक्वल टू 4/3 है तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान कितना होगा। इवन इजी सा क्वेश्चन पूछा है, बोला कि tan थीटा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, 4/3 और पूछ लिया यहाँ से sin थीटा प्लस cos थीटा का मान पूछ लिया, ठीक है, प्लस cos थीटा का मान पूछ लिया है। आपको पता होगा कि tan थीटा और यहाँ से टैगन बाई, इसके हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर करते हैं, इसके हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, तीनों भुजाओं का अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है, तीनों भुजाओं की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ए बी सी रहा होगा, ये क्या ए और ये बी रहा होगा और ये सी रहा होगा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, 4 और 3 ये हो गया, ये 888 बनता है, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो sin थीटा का मान कितना निकल जाएगा 3/5 और cos थीटा का मान 4/5, तो ओवरऑल कितना हो गया 7/5 हो जाएगा, ठीक है, 7/5 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी थी और कुछ भी नहीं था। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला कि 10 मीटर व 15 मीटर के दो समतल मैदान में खड़े हैं, खंबे दो समतल मैदान में खड़े हैं, कह रहा है यदि उनके आधार के बीच की दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर है तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन दिया है 10 सेंटीमीटर, एक क्या 10 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर, ठीक है, दो ऐसे खंबे दे दिए हैं और इनके बीच की दूरी कितना दे दिया है 12 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है, तो यहाँ भी तो 12 ही होगा, ओवरऑल कितना है 10 है और ये कितना है ये 15 है। अब पूछा है कि इनके शीर्ष के बीच की दूरी, मतलब ए बी सी का मान पूछा है, ठीक है, तो ये मान पूछा है, AC का मान पूछ लिया है, तो आपको पता है ओवरऑल कितना है 15 है, तो यहाँ तक कितना, ये ओवरऑल 15 है, तो यहाँ से इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ का 10 हो जाएगा। तो मुझे इससे मतलब नहीं है, ये 12 है और ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक आपको देखने में पता चल जाएगा 13, क्योंकि ये 888 बनाते हैं या ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या लगा लेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ से AC बराबर क्या हो जाएगा √144 प्लस 25, तो ये क्या हो जाएगा 13, ठीक है, आपको 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, ये मीटर में दिया है तो इसको मीटर में देख लेना, ठीक है, मीटर में है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हों। अब देखो आपको भुजा से ही पता चल गया कि 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो ये कैसे कुछ बना होगा, ये 888 को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है, पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है, तो कैसे बनेगा 13 5 12, ठीक है, इसकी भुजा ABC। जब भी आपको 888 दिख जाएगा समझ लेना आप क्या समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब आपको बोला है कि इसका एरिया ज्ञात कीजिए, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस मेरा 5 है, सॉरी बेस मेरा कितना है 12 और हाइट कितना है 5 है, तो यहाँ से क्या करें 2 1 2 2 6 12, तो एरिया कितना निकल के आएगा, एरिया आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो एरिया कितना निकल के आएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता करना था अगर 888 कोई भी 3 भुजाएं 888 बना रही है, इसका मतलब क्या है वो समकोण त्रिभुज है। क्यों है, क्योंकि वो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
कह रहा है कि एक विद्यालय के प्रेक्षागृह की लंबाई कितनी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना दिया, 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अगेन यदि कह रहा है हवा का घनत्व कितना हो, 1.3 किलोग्राम प्रति घन मीटर हो तो प्रेक्षागृह में वायु का द्रव्यमान क्या होगा। अब आपका वायु का द्रव्यमान पूछा है तो आपको पता होगा क्या होता है। देखो एक को पता होगा आपको क्या कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, ये फिजिक्स का फंडा होता है। ठीक है, घनत्व जो होता है द्रव्यमान बटे आयतन के रेशियो के बराबर होता है। तो आपको दे दिया, पहले आपको क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। तो यहां से द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, क्या घनत्व गुणे आयतन। ठीक है, अब देखो घनत्व कितना दे दिया, 1.3 दे दिया है और आयतन निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब कितना 10 गुणे 3 गुणे 10। तो मेरे पास ओवरऑल कितना आ जाएगा, ये देखो ये यहां से आ जाएगा तो 13 गुणे 3 गुणे 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 13 गुणे 3 गुणे 10। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 13 39 kg। ठीक है, तो उसमें जो द्रव्यमान आएगा, हवा का जो द्रव्यमान आएगा उस कमरे में कितना आएगा, 390 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको ये रिलेशन अगर पता होगा तो आप यहां से लगा देते डायरेक्ट। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला 301 तथा 501 के बीच ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 से विभाज्य है उनका कुल योग कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछेगा, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको कैसे लगाएंगे, देखो बोल रहा है कि 301 और 501 के बीच में जो 7 से विभाज्य हो। ठीक है, 7 से जो संख्याएं विभाज्य हो, और इसमें कह रहा है कि 301 तथा 501 को भी लिया जाएगा उसमें। तो देखो क्या ये जुड़ रहा है। अगर मैं बात करूं इसमें तो कितना, ये 301 से लेना है तो 301 क्या 7 से डिवाइड है, तो 7 से डिवाइड है। देखो 7 चौक 28 और 2। ठीक है, ये 3 से डिवाइड है, इसका मतलब ये संख्या कितनी रहेगी, 301। अगली संख्या क्या रही होगी, अगली संख्या इसमें 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 308, और ऑल्सो अगला करेंगे तो कितना आ जाएगा 315। ऐसे ऐसे करते करते कहां तक जाना है, 501 तक जाना है। तो मेरे पास संख्या पता करने के लिए मैं किया, तो लास्ट में इतना 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 गैप हो चला था, और लास्ट में कितना था 501 था। अगर मैं इसको 7 से भाग देता हूँ तो कितना आता है, रिमाइंडर 4 आता है। इसका मतलब लास्ट वाली जो मेरी संख्या रही होगी वो कितनी रही होगी, 497 रही होगी। ठीक है, लास्ट वाली संख्या। तो अब देखते हैं इतने में इसमें कितने पद है मेरे पास। पदों की संख्या निकालने के लिए कितना हो जाता है 497, ये लास्ट पद हो जाता है। उसके बाद ए, अगर मैं फार्मूला इसका लिखना चाहूँ, लास्ट पद प्लस क्या हो जाएगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। पदों की संख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 497, और प्रथम पद कितना है 301 है, और यहाँ पर क्या कर लेंगे n माइनस 1 इंटू डी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब इनका डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा 6 9। ठीक है, 6 9 1 196 आ गया। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 से भाग देंगे कितना आ जाएगा n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे 7 7 दूनी 14, और कितना यहाँ पर 7 दूनी 7 8 56। तो कितना आ गया n बराबर कितना आ जाएगा 28 प्लस 1। टोटल मेरे पास कितना आ गया 29 पद आ गया। ठीक है, 29 पद आ गए। अब करना क्या है, इन्हीं का योग निकालना है। योग निकालने के लिए हमें पता है कि प्रथम पद और उसके बाद प्लस लास्ट पद, तो कितना हो जाएगा 497 प्लस 301 बटे 2, और गुणे क्या हो जाता है मेरा, गुणे क्या हो जाता है कितनी संख्याएं होंगी। तो कितनी संख्या थी मेरे पास 29 थी। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8 9 और 7। ठीक है, बटे 2 गुणे 29 कर देते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 9 18 और 2 9 18। ठीक है, तो 9 9 81, लास्ट में मेरा कितना आएगा 81, लेकिन सब में है तो एक स्टेप और कर लेते हैं इनका, कितना 399 गुणे 29। ऐसा ना करके आप क्या कर लो 400 कर लो, 400 गुणे 400 माइनस 400 1 गुणे 29 कर लो। तो 29 चौका कितना होता है 116 होता है। कितना होता है 29 चौका, 9 चौक 36, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 8 3 11, 116 ही होता है। और इसमें से कितना घटा दो 29 घटा दो, 29 घटा देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 11,000
500 11,571 आ जाएगा। ठीक है, 11,571 आ जाएगा, तो जो कि आपका यही ऑप्शन होगा। एक बार फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया था। बोला कि 301 और 501 के बीच जिसमें दोनों नंबर इंक्लूड होगा, ये अगर 7 से विभाजित है तो विभाजित है तो उनके कुल पदों का योग क्या होगा, जिससे वो संख्याएं कट रही होंगी। ठीक है, तो मेरे पास आ गया कितना, इतना। मैंने पहले पद निकाला, पदों की संख्या कितनी है, 29 पद रहे होंगे इनके बीच में, और योग वाला फार्मूला लगाया, प्लस पहला पद प्लस लास्ट पद का आधा गुणे कुल संख्या कितनी थी, तो यहाँ से कितना आएगा, 11,571 आएगा। अगर आपको इस तरीके से नहीं लगाना था तो आप सीधा डायरेक्ट सम वाला फार्मूला यूज कर देते समांतर श्रेणी का, तब भी आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है मेरा, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 161 जो क्वेश्चन है लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट इसमें शुरू किया है, क्या बड़ा ब्रैकेट फिर मंझला, ये 161 दे दिया है और क्या दिया, प्लस ब्रैकेट 90 -2 और +1 दे दिया है। उसके बाद क्या दिया, ये ब्रैकेट बंद करके और इसमें से क्या कर दिया, -3 कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका, पूछा गया था। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो मैं बॉर्डमोस्ट रूल लगाऊंगा, पहले सबसे छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, इसको ऐसे इट इज लिख देते हैं। ठीक है, बस कितना आएगा, 161 प्लस यहाँ से कितना आएगा, 17 आ जाएगा और +1 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक आया और यहाँ पर कितना था, यहाँ बंद हुआ +-3 कितना हुआ। अब देखो ये टोटल कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे हम इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 7 1 8 1 9, कितना हो गया, 9 और +7। ठीक है, तो 179 हो गया। ठीक है, कितना आ जाएगा, 179 हो जाएगा और 179 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 3 सब्ट्रैक्ट करने के कितना आ जाएगा, मेरा 176 हो जाएगा। और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 176 राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं था, बस आपको सीक्वेंस वाइज आपको सॉल्व करना आना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को, बस, और कुछ भी नहीं था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला कि एक व्यक्ति अपनी आय का 2/5 भाग खाद्य वस्तुओं पर खर्च करता है तथा 3/10 भाग घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करता है और 1/4 भाग अन्य खर्चों पर कर देता है। तो कह रहा है इसके बाद उसकी कुल आय कितनी हो जाती है, 2021, मतलब 2021 रुपए बचते हैं, तो उसकी आय कितनी रही होगी। अब देखो जो खर्चा करने को बोल रहा है, आय का कितना भाग, 2/5 भाग किस पे खर्च कर देता है, ये खाद्य पे। ठीक है, खाद्य पे खर्च कर देता और कितना, फिर कह रहा है 3/10 भाग घरेलू खर्चे पे, और कह रहा है और 1/4 भाग अन्य खर्चों पर, 1/4 भाग अन्य पे। इतना सब कुछ करने के बाद जो शेष बचता है, ठीक है, शेष कितना बचता है उसको, 2021 रुपए बचता है। इन पहले सबको जोड़ लेंगे, मेरे पास कितना खर्चा कर रहा था, 2/5 प्लस 3/10 और कितना प्लस 1/4। इन सबका एलसीएम लेंगे तो मेरे पास एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, 20 आएगा और क्या होगा, ये 2x4 हो जाएगा प्लस 3x2 और कितना हो जाएगा, 1x5 हो जाएगा। ओवरऑल इतना तो उसने खर्च कर दिया, कितना, 4 दूनी 8, 8 6 14, 14 5 21, 21 खत्म। ठीक है, कुछ करो तो 5 20, 10 गुना 20, ठीक, 4 5 20 और 4 दूनी 8, ठीक है। ओके, तो मेरे पास कितना आ गया, ये इनका जोड़ेंगे, 4 दूनी 8 6 14, 14 5 19, 19/20। ठीक है, 20 हिस्सों में से उसने क्या किया, 19 तो खत्म कर दिया, तो बचा उसका कितना हिस्सा बचा होगा, 1/20 बचा होगा। और इस 1/20 की वैल्यू कितना दे दिया है उसने, 20-21 दे दिया है। ठीक है, कितना दे दिया है, 20-21 दे दिया है। तो पूछा होगा पूरा ओवरऑल हिस्सा कितना होगा, तो वन कंप्लीट हिस्से की बात करें तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा कितना, 20-21 गुणे 2, मतलब 20 हो जाएगा। इनको जब गुणा करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 0 2 4 0 4, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 40,420 रुपए हो जाएंगे उनका टोटल हिस्सा। ठीक है, ये कंप्लीट हिस्सा था, जितना था मैंने जितना वो खर्च करा था उतना जोड़ लिया, टोटल में से घटा दिया, तो मेरे पास कितना आएगा, 40,420 हो जाएगा। चलिए
कैलकुलेशन आपको पेपर में अच्छी करनी है, क्योंकि कैलकुलेशन से आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2800 से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। घटाने से बोला ना, तो देखो 2800 को अगर आपको बोला है तो आपका जो मेथड है लगाने का, आप चाहे इसको भाग से लगाइए, या आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरा 2800 के पास कौन सा ऐसा स्क्वायर होता है। ठीक है, तब वैसे तो आप लगा लेंगे। तो वैसे आपको याद नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही लगाना पड़ेगा। ये किसने 5 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 25, यहाँ से 5 और 5, यहाँ से 3 निकल के आएगा और ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो इसको लगभग कितनी बार ले जा सकते हैं आप, यहाँ पर कितनी बार ले जा सकते हैं, 2 बार ले जा सकते हैं। ठीक है, 3 बार ले जाएंगे ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 204 हो जाएगा। 204 हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 96 बचेगा। अब ये 96 क्या कर रहा है, रोड़ा पैदा कर रहा है। तो आपको क्या करना होगा, ये 96 अगर आप घटा देते हैं तो आपका पूरा पूरा कट जाएगा। ये ज्यादा आ रहा था, अब इसी को 96 को अगर घटा देंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और किसका वर्ग होगी, 52 का होगी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 96 ही घटाना पड़ेगा। जो संख्या हमारे पास बच जाती है रिमाइंडर में, उसी को घटाना पड़ता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन कितना है, 120 किलोग्राम, 144 किलोग्राम और 204 किलोग्राम है। कह रहा है एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें। अधिकतम क्षमता की बात किया तो आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या पूछा है, कि मेरा क्या पूछ लिया उसने, HCF पूछ लिया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग के किस सटीक संख्या में पैक किया जा सकता है। तो मेरे पास 3 संख्या है, 3 ढेर दिया था। एक में कितना था, 120 किलो चावल था, एक में 144 था, 100 किलो, और दूसरे में 204 था। आपको इसका क्या निकालना था, HCF निकालना था। अगर बात करें तो इसका कितना ले सकते हैं, 12 × 10, या बाई ऑप्शन करना चाहें तो बाई ऑप्शन करके आप भाग करके चेक कर सकते थे। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, 12 × 10, इसका कितना हो जाएगा, 12 × 12, और इसका कितना हो जाएगा, 12 × 17 का मल्टीप्लाई होता है ना। ठीक है, तो मेरे पास देखो ओवरऑल कितना कॉमन मिल रहा है, 12 ही मिल रहा है। तो इसके कितना हो जाएगी, संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या कितनी हो जाएगी उसकी, 12 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा अगर आप नहीं कर पाते तो क्या करना है आपको बाई ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर 15 से काटते हैं, देखो 120 कट जा रहा है, बाकी 204 और 144 नहीं कटेंगे। अगर 10 से चेक करते हैं, 10 से भी नहीं कट रहा, तो मेरा एक ही ऑप्शन था, कौन सा, ए, जो 12 से कट रहा है। ठीक है, तो मेरा वहाँ ऑप्शन से करते हैं, तो आपको ऑप्शन से अगर बाय द वे आपको सारे ऑप्शन मिल रहे हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन चल चलते हैं। बोला है कि 3 संख्याएं का अनुपात कितना है, 2:3:5 में है, के अनुपात में है, और उनके योग का 2 गुना कितना है, 100 है। तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका NTPC में पूछा गया है। तो 3 संख्या कितनी है, ABC, और इनका रेशियो कितना दे दिया, 2:3:5 दे दिया। अब बोला है इनका योग, अगर मैं इनको मानूं, कितनी संख्या थी, 2x मानूं, इसको 3x मानूं और इसको 5x मानूं, तो इनका योग करूंगा तो मेरे पास 2 5 10 कितना आ जाएगा, 10x बराबर कितना दे दिया, इनके योग का 2 गुना, इनके योग का 2 गुना कितना दे दिया, 100 दे दिया है। तो मेरे पास 20x का मान कितना दे दिया है, 100, तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ गया। ठीक है, तो बोला सबसे बड़ी संख्या मेरी क्या है, 5, जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा तो भाई संख्या कितनी हो जाएगी, 25। लेकिन यहां तक नहीं पूछा, बोला सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको केयरफुली पढ़ना है, तो क्वेश्चन में क्या डिमांड, क्या शर्त लागू कर रहा है, तभी आप पूरा वहां तक पहुंच पाएंगे, वरना आपको ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे, उसमें आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है कि 20 लीटर के मिश्रण में दूध और जल का अनुपात कितना है, 5:3 के अनुपात में है। अगर प्रस्तुत मिश्रण के 4 लीटर को 4 लीटर दूध में प्रतिस्थापित किया जाता तो नए मिश्रण में दूध और जल का अनुपात क्या होगा। यह भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो कह रहा है 20 लीटर टोटल ओवरऑल मिश्रण था, और इसमें शर्त दे दिया था कि भाई 4 लीटर को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4 लीटर दूध में। तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि अभी जब इसमें 4 लीटर मैंने निकाला, इसमें से टोटल कितना था, 20 लीटर था ना। अब इसमें से इसने 4 लीटर तो निकाल लिया,
और 4 लीटर दूध मिला दिया। जब 4 लीटर निकालेगा तो बचेगा मिश्रण कितना, 16। ठीक है, अब इस 16 में इनका रेशियो दूध और इसका मिल्क एंड वाटर का कितना दे दिया है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना दिया, 5:3 दे दिया। अब देखो ये 5 और 3 8 मिलकर कितना टोटल ओवरऑल इसमें कितना था, 16 था। तो ये एक बराबर कितना दे देगा, 2 लीटर। तो यहाँ से मिल्क मेरा कितना आ जाएगा, देखो मिल्क मेरा कितना आ जाएगा 10 और ये कितना आ जाएगा 6। तो मेरे पास मिल्क और दूध की संख्या पता चल गई कि कितना है भाई, 10 लीटर है और ये 6 लीटर है। अब क्या आ रहा है कि इस मिश्रण में 4 लीटर दूध मिला दिया जाता है। तो कितना हो जाएगा, ये 4 लीटर दूध मिलाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 4 14 और ये कितना हो जाएगा, ये 6 ही रहेगा, इसमें कुछ मिलाया नहीं जा रहा। तो इसका कितना रेशियो आएगा, 14:6। तो यही पूछा है कि जब अब इसमें क्या हो जाए, दूध और कह रहे नहीं मिश्रण में दूध और जल का अनुपात। तो भाई ये 14 ये 6 इनका अनुपात ही पूछा था। तो कितना आ जाएगा, 7:3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 7:3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। बोला है इस 20 लीटर मेरे को पानी मिश्रण दिया था, इसमें बोला 4 लीटर मैंने निकाल लिया मिश्रण। अब जब मैंने 4 लीटर निकाला तो मेरे पास कितना 16 लीटर मिश्रण बचा। अब 16 लीटर में क्या 10 लीटर मेरे पास मिल्क था और 6 लीटर वाटर था। फिर बोला कि भैया इस मिश्रण में मैंने 4 लीटर दूध मिला दिया, तो दूध ही वाली क्वांटिटी में मिलाया तो 14 लीटर दूध हो गया और 6 लीटर मेरे पास क्या हो गया, पानी हो गया। इनका रेशियो पूछा था, यहाँ से आपको परसेंटेज भी पूछ सकता था। तो ठीक है, रेशियो पूछा था कितना आ गया, 7:3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला है कि मोहन की एक जींस के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। जींस के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए आपको एक ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या होता है आपका, एक होता है MRP एंड CP। इन दोनों का जो रिलेशन होता है क्या होता है कि 100 प्लस प्रॉफिट और क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, ये होता है इनका दोनों का रेशियो। अब बोला है कि 100 रुपए वाली चीज पे कितना क्या कर दिया, 20% लाभ लेने के, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, इन दोनों का अनुपात पूछा था तो कितना हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, और डिस्काउंट मेरा कितना दे दिया है 15% का। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 120 अनुपात 85। ठीक है, तो आपको इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे क्रय मूल्य तथा इनका। ठीक है, क्रय मूल्य। ठीक है, तो मेरे पास काटेंगे तो कितना आएगा 17 बचे 85 और 5 से इसको काटेंगे 24 पंचे 120। तो मेरे पास कितना आ गया। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भाई क्रय मूल्य और MRP, तो क्रय मूल्य CP और MRP का पूछा है ना, तो क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी आ गई, देखो कितनी है 17 और अनुपात की बात करें तो 24, तो क्या आ जाएगा 17:24 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है किसी संख्या का 76% जो है 95 है, तो वह संख्या क्या थी। ठीक है, वो संख्या क्या होगी। ठीक है, मेरे को 76 दे दिया, 76% बराबर दे दिया है 95। तो बोला है कि 100% का मान बताओ। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरा, यहां से क्या आ जाएगा कि क्या लिख सकते हैं इसको, 76/100 बराबर 95। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक 100% का मान कितना आ जाएगा, 100% का मान आ जाएगा 95/76। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो 19 से काटेंगे, 19 चौक 76, 19 पंचे 95, तो 4 1 के 4 और 25 चौका 100। तो मेरे पास संख्या कितनी आ जाएगी 125 आ जाएगी। वो ओवरऑल संख्या कितनी रही होगी 125 रही होगी। ये भी देखो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था 18 में। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए मैं इसको कराया, एकदम इजी क्वेश्चन था। 125 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे आपको, एक इजी हार्ड्स मॉडरेट लेवल्स, उसमें सारे मिलेंगे आपको। कई क्वेश्चन तो इजी मिल जाएंगे, कई हार्ड मिलेंगे। तो बोला है अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रवि, रोहन तथा राजेश 3 बंदे हैं। बोला है कि एक कार्य को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो यह काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एक क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, देखो तीनों थे रवि, मोहन, रवि, रोहन और राकाश। ठीक है, ये रवि था, ये रोहन है और क्या है ये एक बंदा है राजेश। ठीक है,
ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं और इनके काम कितने कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, 12 दिन में और कितने दिन में, 15 दिन में। अगर मैं बात करूं इनका एलसीएम लूंगा 10, 15 और 12 का, तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये कितने की तेजी से काम करेंगे, 10 × 60, इसकी इफिशियंसी आ जाती है। और ये क्या आ जाता है, ये टोटल वर्क आ जाता है। टोटल वर्क अगर बात करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा क्या 60। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा होमवर्क। ये कितने से 12 × 5 = 60 और ये 15 × 4 = 60। तो मेरे पास ओवरऑल काम कितना था, 60 था। और कितने लोग कर रहे हैं, कितने की स्पीड से, 6, 5 और 4, मतलब 6, 5, 11, 4, 15, 15 की स्पीड कर 15 की स्पीड से करेंगे कितना, 60/15, तो 15 × 4 = 60। तो मतलब कितने दिन लगेंगे, 4 डे लग जाएंगे। ठीक है, 4 डे। तो तीनों मिलकर अगर उसी काम को शुरू करेंगे तो 4 डे में खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, इस तरह से आपको करना था। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन कराए सारे इंपॉर्टेंट्स थे, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। तो ये होमवर्क का क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, आपको इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बोला है कि ए, बी और सी 3 भाई हैं, ए की आय बी के बराबर है और तीनों भाइयों की आय का योग सी की आय का 5 गुना है। 3 वर्ष पहले ए की आय सी की आय की 3 गुनी थी, आज से 4 वर्ष बाद सी की आय क्या होगी। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन और मैं होमवर्क को दे रहा हूं, सर अगला क्वेश्चन लगाओ। कह रहा है किसी धन को 6 वर्ष के लिए निवेश करने पर 5600 की राशि प्राप्त होती है। यदि साधारण ब्याज की दर को 2% अधिक बढ़ा दिया जाए तो प्राप्ति राशि कितनी हो जाती है, 60,020 रुपए हो जाती है। कह रहा है कि मूल राशि कितनी थी, मूल राशि मतलब मूलधन पूछा गया था। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहेंगे, इसका आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों कि हमारी वीडियोस कैसी लगी, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसे था। आपको क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं कि सर ये मुझे ये वाला नंबर का क्वेश्चन नहीं आया, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से अगली वीडियोस में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही मैं इसके बाद एनटीपीसी के बाद एसएससी जीडी का बैच शुरू करूंगा, जो कि एकदम जीरो से पढ़ाऊंगा आपको, पूरे कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस में रहेगा। तो आने वाले समय में मैं आपके एसएससी जीडी के लिए बैच लेके आऊँगा, जो कि आपके लिए एकदम फ्री रहेगा। इसी के साथ मिलते हैं कल की वीडियोस में शानदार क्वेश्चन के साथ। तब तक सभी को शुभ रात्रि एंड जय हिंद।